डेट है आज 24 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है क्लीन गंगा। ये कैंपेन है, अभियान जो गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाया जा रहा है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में इंफॉर्मेशन दी कि गंगा की जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ही क्लीन है, अच्छी है, जो कि नहाने के लिए, बाथिंग के लिए यूज हो सकती है और रिवर के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल है। इसमें जो रिवर है, इसके नदी के पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो काफ़ी अच्छा है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन देखो, किसी भी नदी के पानी में या कोई भी रिवर सिस्टम है या लेक है, झील है या कोई भी वाटर चैनल है, उसके वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट करता है, बताता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है, कम है, वाटर की क्वालिटी का पता चलता है। तो इस न्यूज में हमें सिर्फ इतना जानना है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन टर्म क्या होती है, और इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है। एक दूसरा ये है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो 2018 में इसने रिवर की जो कैटेगरी है उसको 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 5 कैटेगरी किसके आधार पे? पॉल्यूशन के आधार पे। अगर कोई मान लो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है तो उसको नंबर 1 कैटेगरी में रखा जाता है, और जिसमें पॉल्यूशन बहुत कम है उसे 5 नंबर कैटेगरी में रखा जाता है। 1 से 5 कैटेगरी की रैंक दी जाती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये बस इसमें याद रखना है कि रिवर की क्वालिटी अगर अच्छी है, ख़राब है पॉल्यूशन के बेस पे, तो उसको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये आप मेंस में लिखने के काम आ सकता है, आपका जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेनली जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए तो है ही। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो टर्म है वो हमारे लिए है इंपॉर्टेंट। तो हम डिजॉल्व ऑक्सीजन को देखते हैं, ये क्या है। डिजॉल्व ऑक्सीजन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। ऑक्सीजन की वो मात्रा जो पानी में विद्यमान है, प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन। और पानी में ऑक्सीजन आता कहाँ से है? ये वाटर है भाई साहब, पानी में ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से, जो वातावरण है इसके आसपास ऊपर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और बाकी का आता है जो वाटर में प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब पानी वाले पौधे, जो नदी में पौधे होंगे कुछ, उनसे आता है। क्योंकि आप सबको पता है ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है? पानी में रह जाता है एक्वाटिक प्लांट्स का। तो 2 तरीके से वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन मिलता है, एक एटमॉस्फेयर, दूसरा एक्वाटिक प्लांट्स। ये आपको याद रखना है। तीसरा फैक्ट ये है, रनिंग वाटर जो होता है, बहता हुआ पानी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है किसके अपेक्षा? जो ठहरा हुआ पानी रहता है, ठहरा हुआ पानी, जैसे पॉन्ड है, कोई तालाब है या लेक है, झील है, उसमें पानी स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर का मतलब है ठहरा हुआ पानी है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में ज़्यादा होती है। ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 बातें याद करने की हैं। पहला तो ये, यूनियन कैबिनेट है, जो यूनियन कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, आप सबको पता है, उसका ही पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर, हाईएस्ट रैंक होती है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इन्होंने अभी एक बिल को क्लियर किया है, यानी कि परमिशन दे दी है। अब ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। किस लिए? अभी तक देखो दिल्ली में ना 3 सिविक बॉडीज़ हैं, अर्बन बॉडीज़ बोल सकते हो आप। अर्बन मतलब शहरी, और दिल्ली तो अर्बन शहरी एरिया है। 3 सिविक बॉडीज हैं, उनको यूनिफाई किया जाएगा, एक किया जाएगा। जो 3 सिविक बॉडीज हैं, एक है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे मान लो भाई साहब, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में उसको 3 भागों में बांटा हुआ है जो इलेक्शन होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के। एक नॉर्थ के लिए, एक साउथ के लिए, एक ईस्ट के लिए। तो इनको 3 भागों में बांटा हुआ है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शॉर्टकट में बोलते हैं NDMC। एक है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शॉर्टकट में बोलेंगे EDMC। और एक है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इनको एक बनाया जाएगा। ये कब बाइफरकेटेड की गई थी? मतलब ट्राइफरकेटेड। ट्राइफरकेटेड 3 भागों में बांटना। ट्राइफरकेटेड
की गई थी 2012 में। उससे पहले एक ही थी, ये एक ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ करती थी, लेकिन ये 3 भागों में बांटी 2012 में। फिर इसको एक कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है इसका? देखो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन 3 भागों में बांटने की वजह से इसका टेरिटोरियल डिवीज़न हो जाता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन इतना नहीं हो पाता। यानी कि जो पैसे की कमाई है, टैक्स वगैरह लगा के सिविक बॉडीज़ लगाती हैं जो, उनसे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। इसकी वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सही नहीं चल रहा और टेरिटोरियल डिवीज़न हो रहा है। ये कारण है, इसकी वजह से कर रहे हैं। इसलिए से जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता तो ह्यूज गैप हो जाता है रिसोर्सेज अवेलेबल हो इन तीनों कॉरपोरेशन के लिए। और ये जो गैप है ना, रिसोर्स अवेलेबल का और रेवेन्यू जनरेशन का, ये बढ़ता ही जा रहा है, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी बनता जा रहा है सिविक बॉडीज़ के लिए। क्योंकि देखो भाई साहब, कोई भी एरिया है, क्षेत्र है, रीजन है, या देश है, स्टेट है, या अर्बन लोकल बॉडीज है, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, विलेज, छोटा गांव है, या एक घर ही क्यों ना है, एक घर है आपका, घर को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। और जब पैसा ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? तो ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये कारण दिया है रिवेन्यू जनरेशन का, गवर्नमेंट ने इसको यूनिफाई करने का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इसका लेक्चर। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये बिल हरियाणा की जो विधानसभा है वहाँ से पास हो गया है, हरियाणा की विधानसभा से। लेकिन कांग्रेस जो वहाँ पे पार्टी है, हरियाणा गवर्नमेंट तो है बीजेपी की, और वहाँ पे जो अपोजिशन की पार्टी है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस जो पार्टी है उसने बिल का अपोज किया, विरोध किया। क्या विरोध किया, क्या कहना है अपोजिशन पार्टी का इस बिल को पास करने के अगेंस्ट? देखो, ये जो बिल पास किया गया है, क्यों किया गया है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस जो अपोज कर रही है, या कोई और एक्सपर्ट है, उसका अपोज करने का कारण ये है, ये कहना है इनका, क्योंकि जो ये बिल पास किया है, जो इंटर रिलीजन मैरिजेज होती हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादी होती हैं, एक तो ये डिस्करेज होंगी। इसकी वजह से जो इक्वलिटी और जो एक दूसरे धर्म में समानता है और हारमोनी की भावना है, मधुर संबंध की, वो कम होगी, रिड्यूस होगी। इसकी वजह से जो डिस्प्यूट हैं वो भी बढ़ जाएंगे, डोमेस्टिक डिस्प्यूट, घरेलू विवाद, जिनकी ऑलरेडी इंटर रिलीजन मैरिज हो रखी है, उनके भी विवाद बढ़ सकते हैं, ऐसा कहना है। लेकिन ये बिल क्या कहता है? बिल ये कहता है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर कोई बंदा कन्वर्ट कराता है तो इसको रोकता है ये। और देखो, जैसे मान लो ए है और ये बी है, ए किसी एक धर्म से बिलोंग करता है और बी किसी और धर्म से बिलोंग करता है। मान लो ए है हिंदू धर्म से और बी है मुस्लिम धर्म से। बी को मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया ए ने, और आरोप लगे हैं ए पे कि इसने बी आदमी जो मुस्लिम धर्म का था इसने हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया है। तो अब जो ये आरोपी ए है, इसके ऊपर ही सारा दायित्व है, ऑनस है प्रूफ का, कि ये ही साबित करेगा कि हाँ तुम दोषी नहीं हो कन्वर्ट कराने के। तो ये आपको याद रखना, इसमें मेजर जो पॉइंट है ये है कि साबित करने का कि ये आरोपी है या नहीं है, ये सारा दोष अक्यूज्ड के ऊपर है। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, जिस पे आरोप लगाए गए हैं कि इसने कन्वर्जन कराया है, वो ही साबित करेगा कि ये दोषी है या नहीं है कोर्ट में। तो सारा ऑनस ऑफ प्रूफ साबित करने का जो दायित्व है किसके ऊपर है? अक्यूज्ड के ऊपर। ये इसमें मेन बात है बिल में, ये आपको याद होनी चाहिए इसमें। दूसरा, एक जो कन्वर्जन है, अगर कन्वर्जन मान लो अपनी मर्जी से हुआ है तो ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर कन्वर्जन मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर परिवर्तित हुआ है, कन्वर्ट किया धर्म, किसके बेस पे? अल्यूरमेंट के बेस पे, लुभावन दिया है, कुछ लोभ दिया है उसे, तब कन्वर्ट कराया है। या यूज ऑफ फोर्स, बल के रूप पे, या फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ कोर्सन। कोर्सन का मतलब भी बल ही होता है, बल यानी कि उसे जबरदस्ती की है, कुछ धोखाधड़ी करके फ्रॉडुलेंट मीन्स पे अगर ऐसा किया है तो फिर उसे 5 साल की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, और 1 लाख से ज़्यादा उस पर फाइन लग सकता है। 1 लाख से तो कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा ही फाइन लगाया जाएगा उस पर। इस तरह के बिल देखो और भी स्टेट गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने।
अगर पूरा डिटेल में जानना है आपको तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो ये लेक्चर। जो हरियाणा पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बिल। नेक्स्ट टॉपिक है जीनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्या। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रोहिंग्या देखो ये भाई साहब एक कम्युनिटी है, समुदाय के लोग हैं, ये है रोहिंग्या पीपल जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है और कहाँ पे रहते हैं ये रोहिंग्या पीपल? देखो ये ओरिजिनल तो हैं ये म्यांमार के, लेकिन ये म्यांमार से भाग के आ गए हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्यों भाग के आ गए ये? कुछ ये इंडिया में भी भाग के आए गए हैं क्योंकि म्यांमार का बॉर्डर लगता है, और म्यांमार का यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर पे और बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक रखीने नाम का स्टेट है, राज्य रखीने, वहाँ पे रहा करते थे ये। लेकिन 2017 से ये भाग के आ गए इधर बांग्लादेश में, कुछ म्यांमार से और कुछ इंडिया में। क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे देखो जो म्यांमार में जो पीपल रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो बुद्धिस्ट पीपल हैं, बुद्धिज़्म को फॉलोअर करते हैं, बुद्धिज़्म धर्म को मानते हैं। और ये जो रोहिंग्या पीपल हैं ये मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। अब जो मेजॉरिटी में भाई साहब वहाँ पे होता ही है, आपको पता है थोड़ा बहुत तो, बुद्धिस्ट पीपल और इनके बीच में लड़ाई हो गई, रिवॉर्ट्स हो गए। अब बुद्धिस्ट पीपल ने इनको वहाँ से निकाल दिया मार मूर के, और दूसरा आर्मी ने भी वहाँ के साथ दिया। आर्मी भी वहाँ की, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आर्मी एथनिक क्लींजिंग कर रही है, जीनोसाइड कर रही है, नरसंहार कर रही है, और इसी वजह से ये न्यूज में भी हैं। क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक पोस्ट का नाम है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं इसी तरह से वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने अभी घोषित किया है, ये अनाउंस किया है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है, म्यांमार की जो सेना है उसने जीनोसाइड किया है। जीनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, नरसंहार, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना। तो इनके साथ रोहिंग्या पीपल के साथ किया है, बहुत सारे लोग मार दिए गए, जो बच गए बेचारे भाग के आ गए अपनी जान बचा के। तो ये जीनोसाइड है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी है, मानवता के अगेंस्ट ये अपराध है जो किया है म्यांमार की मिलिट्री ने। क्योंकि रोहिंग्या कम्युनिटी यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक है, इनकी कम्युनिटी कम है, जनसंख्या कम है, तो इनके साथ ये अत्याचार किया गया है। ये फॉर्मल डिक्लेरेशन की गई है जो एंटोनी ब्लिंकन ने की है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। यूएस का एक म्यूजियम है, यूएस हॉलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम, वहाँ से ये डिक्लेरेशन घोषणा की है। और रोहिंग्या पीपल पे जो अटैक किया गया है इसको बताया है कि मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा किया है, वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम से किया है, ना कि ऐसा अनजाने में कि लोगों के बीच में रिवॉर्ट्स हो गए, दंगे हो गए बुद्धिज्म और रोहिंग्या पीपल के बीच में। ऐसा नहीं है, मिलिट्री ने जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा ये अभी स्टेटमेंट जारी की है यूएस ने। उसने कहा है ब्लिंकन ने कि जो एविडेंस भी पॉइंट आउट किए गए हैं कि मेनली मुस्लिम माइनॉरिटी जो पीपल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये क्लिंजिंग की गई है। इससे पहले एथनिक क्लिंजिंग का भी नाम दिया गया था इसको। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब एक एथनिसिटी को, जो एक मान लो ट्रेडिशन को मानते हैं उनको साफ कर देना, एथनिक क्लिंजिंग। जैसे जर्मनी में हुई थी ना, हॉलोकास्ट हुआ था, कि जर्मनी में हिटलर ने क्या किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उससे पहले 1939 में वहाँ पे जो ज्यूज लोग थे, जर्मन पीपल ने ज्यूज लोग को मारा था, बहुत सारे लोग मार दिए थे, लगभग 6 लाख के लगभग पीपल मारे थे वहाँ पे। जो रोहिंग्या पीपल हैं ये लगभग 7.3 लाख पीपल यहाँ से भाग गए हैं, फ्लैड हो गए हैं। फिली होता है भागना, फिली की सेकंड फॉर्म है फ्लैड। म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में आ गए हैं कुछ, और ये रोहिंग्या रखीने स्टेट में रहते थे, 2017 से ये भाग के आ गए हैं, और कुछ इंडिया के पार्ट में भी आ गए हैं। लगभग मिलियन से ज़्यादा रोहिंग्या पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 10 लाख से ज़्यादा पीपल बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। रिफ्यूजी कैंप मतलब तंबू टाक दिए भाई साहब शरणार्थी के लिए, उन कैंपों में रहते हैं। और ये चाहते हैं कि इन्हें वापस भेजा जाए इनके होमलैंड में, या इनके लिए कुछ जगह दी जाए रहने के लिए। और बांग्लादेश ने भी देखो इनके लिए जगह देने का प्रोविज़न किया। बांग्लादेश के का ही एक वो है, बांग्लादेश का आइलैंड, बांग्लादेश जो है ये भाई साहब, ये बांग्लादेश के पास यहाँ इंडियन ओशन रीजन में, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। ये बांग्लादेश है भाई साहब, जो बांग्लादेश के पास इंडियन ओशन में, कहाँ गया बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है जो, ये बांग्लादेश
बांग्लादेश के पास यहाँ इंडियन ओशन में एक भाषण चार नाम का आइलैंड है, भाषण चार नाम का। तो इन्होंने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इन्हें भाषण चार आइलैंड में शिफ्ट किया जाएगा और इनके लिए घर दिया जाएगा। भाषण चार आइलैंड, आइलैंड तो आपको पता है क्या होता है, एक ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। तो ये भाषण चार आइलैंड में भेजना चाहते हैं, लेकिन रोहिंग्या पीपल इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो भाषण चार आइलैंड है, ये भाषण चार आइलैंड सिर्फ 20 ईयर्स एगो पहले ही बना है, इससे पहले कोई आइलैंड नहीं था। ये भूमि नहीं थी ऐसी, ये यहाँ पे कुछ जमा होके सिल्टेशन होके ये बना है आइलैंड। और इनका डर ये है, देखो अभी बना है, इतना स्टेबल आइलैंड नहीं है। अगर मान लो सी लेवल राइज हो गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है, और ये कुछ ही मीटर ऊंचा है बस समुद्र के पानी से। और समुद्र के लेवल का पानी बढ़ा तो ये तो भाई साहब डूब जाएंगे ना, मर जाएंगे सारे के सारे। तो इन्हें ये प्रॉब्लम है, ये वहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं। तो ये यूएस ने कहा है कि ये 8वीं बार यूएस ने डिक्लेयर किया किसी मतलब ऐसे इंसिडेंट को जीनोसाइड पूरे वर्ल्ड में, 8वीं बार। इससे पहले यूएस पहले भी डिक्लेयर कर चुका है, मैसेकर हुए थे, हत्याकांड हुए थे बोस्निया गोविना में, ये देश के नाम है, रवांडा में हुए थे, इराक में, दारफुर रीजन है, इस्लामिक स्टेट्स के अटैक हुए थे यजदीज के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, इनको भी डिक्लेयर किया था। चाइना जो ट्रीटमेंट करता है उइगर मुस्लिम को, चाइना ट्रीट करता है उइगर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे, इनको भी जीनोसाइड डिक्लेयर किया हुआ है यूएस ने। तो यही था इनके बारे में। और रोहिंग्या पीपल के बारे में क्या है, इनकी सारी कंट्रोवर्सी जानना है तो जीएस पेपर 2 में अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो आप। देखो जो भी मेन टॉपिक है, बार बार यूपीएससी पूछती है उन्हें, हर एक टॉपिक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा जिस पेपर से वो रिलेटेड है। और वो ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार के लिए, हर बार पूछा जाता है, हर बार। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए होंगे मेंस के और प्रीलिम्स के, तो आपको पता चलेगा। और एक बात और, हाँ, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था, शायद विवेक ने पूछा था कि सर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, कितना वेटेज होगा। देखो भाई साहब, अगर आपने 4-5 साल के पेपर ही एनालाइज किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं। अब कहोगे आप बहुत सारे टीचर हैं वो तो बोलते हैं कि सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का कोई वेटेज नहीं है, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दो। देखो भाई साहब, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं ना, वो भी आपके करंट अफेयर से आते हैं, जो करंट अफेयर में रहे हों। मैं आपको प्रूव करूंगा, एग्जांपल दूंगा। देखो पिछली बार आया था मिताक्षरा और दयाभाग से एक क्वेश्चन पूछा था, मिताक्षरा और दयाभाग क्या है। देखो भाई साहब, ये भी न्यूज में था। सितंबर, लगभग 20 सितंबर 2020 का ये टॉपिक है, उस टाइम पे न्यूज पे था। क्यों था ये, क्या है मिताक्षरा और ये दयाभाग मिताक्षरा है हेरिडेटरी, जो ये हेरिडेटरी का सिस्टम नहीं, जो हेरिटेशन का, इनहेरिटेंस मतलब जैसे प्रॉपर्टी है भाई साहब, प्रॉपर्टी माँ बाप से बच्चों में जाती है। तो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बच्चों से किस पे जाती है, जैसे माँ बाप है, माँ बाप से जाएगी लड़कों पे, लड़कियों के नाम पे कम प्रॉपर्टी होती है। तो यही कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे न्यूज़ में। और उस टाइम में जब न्यूज़ में चल रही थी तो कई सारे पेपर ने इसको कवर किया था कि पहले मिताक्षरा और दयाभाग सिस्टम हुआ करते थे कि उनके थ्रू लड़की या लड़के में कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी माँ बाप की। तो ये सिस्टम यूपीएससी ने पूछ लिया प्रीलिम्स में, ये सिस्टम क्या होते हैं, और न्यूज़ में थे। तो क्या है, ये हिस्ट्री का ही तो पेपर है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, किसी बुक्स में पढ़ा होगा इनके बारे में, क्योंकि ये बुक लिखी गई है। मिताक्षर नाम की बुक लिखी है, एक दयाभाग नाम की बुक लिखी है। दयाभाग नाम की बुक लिखी है जमूत वाहन नाम के एक राइटर थे, विशेषज्ञ थे, स्कॉलर थे। और ये भी एक बिजनेसवर नाम के एक थे मिताक्षरा, इस करके ऐसे कुछ हैं, 2 राइटर थे, उन्होंने लिखी है ये बुक। तो ये क्या हिस्ट्री के ये भी थे। पिछली बार देखो 2021 का छोड़ दो, 20 का देखो, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो न्यूज में थे। और देखो 2021 की बात करूं, बहुत सारे नाम पूछे थे जो इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड थे। वो क्यों पूछे थे, सुभाष चंद्र बोस जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था गवर्नमेंट ने, और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। इन्हीं के साथ मिलके उन्होंने काम किया था इंडियन नेशनल आर्मी में, तो उनके नाम पूछ लिए, और वो न्यूज़ में रहे थे, आर्टिकल में आए थे, वो पूछ लिए। जब भाई साहब आप न्यूज़ कवर नहीं करोगे तो आपको लगेगा करंट अफेयर से कुछ नहीं आता। वरना अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 55-60वीं में अगर ना बोलूँ, अगर मैं ये भी कहूँ ना 80% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी। आप खुद एनालाइज करो तब खुद पता चलेगा आपको। आते हैं अपने इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड एयर क्वालिटी एक रिपोर्ट है जो लगभग हर साल जारी की जाती है। इसमें कई चीज़ याद करने की है। पहला तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण सिटी कौन सी है, शहर कौन सा है। तीसरा ये इसको जारी कौन करता है। चौथी बात ये किस आधार पर निकालती है ये कि एयर क्वालिटी कैसी है। ये 3-4 बातें जानेंगे इसमें। बांग्लादेश सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है 2021 में। देखो 2022 में तो 2021 का ही डेटा देंगे ना, 2022 तो अभी चल रहा है, 2021 में कितना पॉल्यूशन कहाँ पे रहा उसका एनालिसिस दिया है इसने। 2021 में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन है, प्रदूषित देश, बांग्लादेश नंबर 1 पे। कौन निकालता है इस रिपोर्ट को, एक स्विस बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है IQ एयर, ये निकालता है इस रिपोर्ट को। किसके आधार पे, PM 2.5 के लेवल के आधार पे। PM 2.5 क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट मैटर ये समझ लो धूल के कण है जिनका जो डायमीटर है, जैसे मान लो ये धूल का कण है, बहुत ही छोटा है ये धूल का कण, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर तो आप जानते हो किसी सर्कल का डायमीटर, ये वाला पार्ट पूरा, ये डायमीटर अगर 2.5 से कम है तो ये क्या है, ये PM 2.5 बोल देंगे। 2.5 है या उससे कम है तो ये हो गया 2.5, PM 2.5। तो इसका जो लेवल है वो बांग्लादेश में 76.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। मतलब एक क्यूबिक मीटर में, जैसे मान लो ये एक क्यूबिक मीटर है एयर, ये हमने एक डिब्बा बना लिया, ये डिब्बा बना लिया। जैसे मान लो एक माचिस आपने देखी होगी सबने, तो ये माचिस का डिब्बा है एक, इसमें ये इसका जो साइज है कितना है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है। अब इसमें कितनी एयर आ सकती है, उस एयर में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, PM 2.5 का लेवल है वो 76.9 माइक्रोग्राम है 2021 में। तो ये जो लिमिट है ना ये बहुत ही ज़्यादा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO उसने रखी हुई है लिमिट। अगर शुद्ध एयर क्वालिटी होनी चाहिए तो वो कितनी होनी चाहिए, 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PM 2.5 का लेवल। लेकिन ये तो इससे कहीं ज़्यादा है, 76, बोलो कितने गुना ज़्यादा है, कम से कम 25 गुना से भी ज़्यादा है, 15 गुना, 25 नहीं 15 गुना से भी ज़्यादा है। 2018, 2019, 2020 ये सारे के सारे ईयर में बांग्लादेश टॉप पे रहा है, पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूटेड कंट्री रहा है। लेकिन हाँ, जितना 2018 में लेवल था इसका PM 2.5 का 97.1, 2019 में 83.3, उससे कम रहा है 2020 में 77.1 माइक्रोग्राम, और 2021 में भी थोड़ा कम रहा है 76.9, यानी कि थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है जितनी परमिसिबल लिमिट है। अच्छा, ये PM 2.5 ज़्यादा रहता है एयर में तो नुकसान क्या है भाई साहब, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती हैं, अस्थमा जैसी बीमारी, सांस की बीमारी, और भी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं इसकी वजह से। सोचो हवा में पॉल्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा सांस लेने में तो परेशानी होगी ना। जो WHO है उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है, सिंगल कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी क्वालिटी WHO के अनुसार हो, अकॉर्डिंग हो। और जो PM 2.5 का लेवल है वो रिकमेंडेड लेवल से कम 10 टाइम्स ज़्यादा है हर एक कंट्री में लगभग। और देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड देश तो बांग्लादेश है, लेकिन अगर सिटी की बात करें, शहर, वो हमारे इंडिया में दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री मतलब सिटी है, शहर है पूरे वर्ल्ड में। 2021 में कितना है PM 2.5 का लेवल दिल्ली में, 85.1। और दूसरे नंबर पे ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, इसमें है 78.1 PM 2.5 का लेवल, वो सेकंड नंबर पे है। एयर क्वालिटी जो ये इंडेक्स है, ये जो IQ एयर निकालता है कंपनी, इसने 6475 सिटीज़ का डेटा तैयार किया है 117 कंट्रीज़ में। इसमें PM 2.5 का लेवल देखा है, उसके आधार पे ये रिपोर्ट निकाली है। नेक्स्ट टॉपिक है अहीर्स। अहीर्स एक कम्युनिटी है, एक जाति है, कास्ट है, पूरे इंडिया में पाई जाती है वैसे तो, लेकिन मेनली नदन इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थ भारत में। अभी क्यों है न्यूज में, अहीर कम्युनिटी है हरियाणा में। तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है गुरुगांव, इसको नाम गुड़गांव भी बोलते हैं,
और गुरुग्राम नाम चेंज कर दिया है इसका। लेटेस्ट जो नाम है इसका गुरुग्राम है। गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक गांव है खेड़की धौला। खेड़की धौला गांव के पास एक टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा जो रोड पे टोल होते हैं, टोल टैक्स कटता है जिनमें गाड़ियों का। यहाँ पे अहीर कम्युनिटी 4 फरवरी से ये प्रोटेस्ट कर रही है, विद्रोह कर रही है। किस लिए कर रही है ये अहीर कम्युनिटी? ये डिमांड कर रही है कि इंडियन आर्मी में अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। जो हमारी सेना है इंडियन आर्मी, उसमें अहीर रेजिमेंट बनाने की डिमांड कर रही है। क्यों कर रही है ये डिमांड और क्या है ये रेजिमेंट? देखो ये है अहीर कम्युनिटी के लोग, ये डिमांड कर रहे हैं बैनर लेके, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो ये रेजिमेंट क्या है? देखो भाई साहब, ये रेजिमेंट जो होते हैं ये समझ लो एक टुकड़ी है कास्ट के नाम पे। कास्ट के नाम पे एक ग्रुप है किसमें? इंडियन आर्मी में। ये बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे सिख रेजिमेंट है, उसमें सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग हैं। जाट रेजिमेंट, उसमें जाट कम्युनिटी के हैं। गोरखा रेजिमेंट, उसमें गोरखा कास्ट के हैं। राजपूत रेजिमेंट, उसमें राजपूत के ही हैं। तो ऐसे ये रेजिमेंट बने हुए हैं इंडियन आर्मी में। ये क्यों बने हुए हैं और कब से बने हुए हैं? देखो ये अंग्रेजों के ज़माने से बने हुए हैं। जब ये बनाए थे तो इसलिए बनाए थे कि इनका जो कुछ एक्सपर्ट हैं ये कहना है उनका कि जो ये बनाए गए थे इसलिए बनाए, क्योंकि देखो एक कम्युनिटी के लोग हैं, मान लो जैसे सिख कम्युनिटी के लोग हैं या जाट कम्युनिटी के लोग हैं, जाट कास्ट के लोग हैं, तो हमारे इंडिया में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कास्टिज्म है और कास्ट के नाम पे यूनिटी बढ़ जाती है, एक हो जाते हैं लोग। जैसे अभी ये देख लो भाई साहब, ये अहीर रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं। मैं किसी कास्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो न्यूज़ में है सिर्फ, तो मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे ये अहीर कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे ही जात की बात आई, कास्ट की, सारे लोग इकट्ठा आगे क्या नहीं? अगर इन्हीं लोगों से बोलें कि भाई साहब, एक बंदा पड़ोसी से ही बोले कि मुझे ज़रूरत है, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, क्या जो उसकी मदद करेगा? दोस्त वोस्त हुआ तो कर देगा, वरना खुद के परिवार के लोग नहीं करते, आपको ही पता है। लेकिन देखो जहाँ कास्ट की बात आई वहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब यही कुछ एक्सपर्ट हवाला देते हैं कि कास्ट की वजह से जब एक रेजिमेंट में मान लो जाट कम्युनिटी के या सिख कम्युनिटी के या राजपूत कम्युनिटी के या गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं, वो कास्ट के नाम पे यूनिटी रहती है उनमें। अगर उस पूरी रेजिमेंट को कहीं पे लड़ने के लिए भेजा जाए, सारे इस गोरखा रेजिमेंट है टुकड़ी एक, सारे इस इंडियन आर्मी में यहाँ पे एक रेजिमेंट जो बनी हुई है सारे गोरखा कम्युनिटी से है, मान लो लड़ाई चल रही है वहाँ पे भेजे लड़ने के लिए, तो एक ही कम्युनिटी के, अब इनमें कोई विवाद भी नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, एकता है लोगों में कास्ट के नाम पे। तो कहना ये है कि एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, एकता यूनिटी बढ़ जाती है, और यही तो चाहिए आर्मी में, किसी भी फोर्स में, कि एक रहें, कि वो किसी भी मतभेद उनका ना हो किसी भी आधार पे। तो कुछ एक्सपर्ट ये देते हैं राय, लेकिन दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं जब ऐसी रेजिमेंट बनाई जाती हैं तो ये तो भाई साहब इक्वलिटी के विरुद्ध है, समानता के विरुद्ध है कि आप कास्ट के नाम पे रेजिमेंट बना रहे हो, एक ग्रुप बना रहे हो, टुकड़ी बना रहे हो सेना में, और हमारे संविधान के विरुद्ध हो गया। हमारा संविधान कहता है कि ये इक्वलिटी होनी चाहिए, तो कास्ट के नाम पे कैसे क्रिएट की जा रही हैं? तो कुछ एक्सपर्ट ये देते हैं राय, तो ये आप लिखने में दे सकते हो अपना व्यूज़। तो ये जो रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट की, इन्होंने एक संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ये ग्रुप बनाया हुआ है, बैनर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। तो इसके ये डिमांड कर रहे हैं, ये मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी में जैसे जाट, सिख, गोरखा, गढ़वाल, राजपूत, इनके लिए रेजिमेंट बना हुआ कास्ट के आधार पे, ऐसे अहीर कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए। देखो जो ये अहीर कम्युनिटी है ये आर्मी में है, जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही ज़्यादा है लगभग। और जब इंडिया चाइना का वार हुआ था ना युद्ध 1962 में, उसमें इंडियन चाइना वार का ही पार्ट है बैटल ऑफ रेजांगला। रेजांगला एक पास है, पास दर्रा होता है जो माउंटेन में, वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, उसमें 120 लोग घायल हुए थे, हमारे सैनिक घायल हुए थे। उन सैनिकों में, हमारे सैनिकों में 114 लोग तो अहीर कम्युनिटी के ही थे, लेकिन फिर भी इनको ऐसी रिकॉग्निशन नहीं दी गई, पहचान नहीं दी गई जैसा और कम्युनिटी के लोगों को दी गई है इंडियन आर्मी में। जैसे जाट कम्युनिटी को, गोरखा को, गढ़वाल, राजपूत, सिख को, इनके लिए अलग से रेजिमेंट बना रखी है, लेकिन अहीर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं इंडियन आर्मी में, फिर भी उनको ऐसी पहचान नहीं दी गई। तो इनका ये पॉइंट है जो रेज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है
जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं ना, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके बॉडीगार्ड, उनके जो रक्षक करने के लिए रहते हैं, जो ट्रूप रहते हैं, कॉप रहते हैं, वो भी देखो राजपूत, जाट और सिख कम्युनिटी, सिर्फ 3 कम्युनिटी से ही हायर किए जाते हैं प्रेसिडेंट की रक्षा करने के लिए जो बॉडीगार्ड है। बाकी किसी कम्युनिटी से, किसी कास्ट से नहीं हायर किए जाते हमारे इंडिया में। तो इनका कहना ये है, अब इन्हें इतनी अच्छी रिकॉग्निशन दी गई है, इतनी अच्छी रिकॉग्निशन दी गई है, तो हमारी कम्युनिटी को क्यों नहीं दी गई। अहिर कम्युनिटी का कहना यह है कि हमें भी दिया जाए ऐसा रिकॉग्निशन। तो अहिर कम्युनिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। अहिर या अहिर लिखते हैं इसे, एक जाति है, कम्युनिटी है। यादव कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है, दोनों कम्युनिटी सेम है। ये इंडिया में, पूरे इंडिया में लगभग पाई जाती है। ये कास्ट, क्लेन, कम्युनिटी, रेस, ट्राइब, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसका मेन काम क्या है अहिर कम्युनिटी का? अहिर जाति का जो काम है कैटल हर्डिंग, ये पशुपालन करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। पूरे इंडिया में पाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा इनकी जो मात्रा है वो नदन एरिया में पाई जाती है, पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड इन नदन एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है बिप्लोबी भारत गैलरी। देखो उसमें एक बात ये भी है जो हायर करने की थी, कि जो राजपूत, जाट, सिख कम्युनिटी में से इनका कहना यह है कि आर्मी ये कहती है कि जो ये कम्युनिटी के लोग आते हैं ना, राजपूत, जाट, सिख कम्युनिटी के, ये थोड़े पावरफुल होते हैं, इनमें ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन ये आर्गूमेंट जो मॉडर्न हमारा मतलब मॉडर्न इंडिया है, ये वो इसमें फुलफ़िल नहीं करती। कैसे? कि देखो भाई साहब, कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हो कि जाट, राजपूत, सिख कम्युनिटी के सारे लोग ताकतवर ही हो सकते हैं? किसी एक कम्युनिटी के या किसी भी जात के भी, किसी भी जाति के, कास्ट के, कोई भी जाति के सबसे ताकतवर हो सकते हैं, सबसे कमज़ोर। ये ताकतवर तो भाई साहब खाने पीने से है ना, एनर्जी कहाँ से आती है? खाने पीने से। अगर मान लो किसी कम्युनिटी को आप खाने पीने को अच्छा मत दो, तो वो ताकतवर कैसे हो जाएंगे? कुछ एक्सपर्ट का कहना ये है कि ये ताकतवर खाने पीने के लिए अच्छा कहाँ से आता है? इकोनॉमिक कंडीशन से। यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अच्छा खाएगा पिएगा, अच्छा खाएगा पिएगा, अच्छी बॉडी रहेगी, अच्छी ताकत बनेगी। इकोनॉमी ही डिसाइड करती है, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना ये भी है। तो ये भी एक पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बिप्लोबी भारत गैलरी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 से पहले ये 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए। ये भाई साहब अभी एक गैलरी अनाउंस की गई, इनोग्रेट की गई, शुभारंभ किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये गैलरी है जो देख रहे हो। गैलरी का मतलब है एक एरिया, एक म्यूजियम है वहाँ पे ऑलरेडी, कोलकाता में है ये म्यूजियम। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, एक हॉल नाम से म्यूजियम है वहाँ पे। एक बिप्लोबी भारत गैलरी का अभी अनावरण किया गया, इनोग्रेशन किया गया 23 मार्च को, कल किया गया। शहीद दिवस था, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। तो ये गैलरी में क्या है, फ़ोटो वगैरह लगाएंगे, किसके? रिवॉल्यूशनरीज़ के, क्रांतिकारी, जो हमारे देश में क्रांतिकारी नेता थे, जो क्रांतिकारी जिन्होंने क्रांति की, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके उनके उपलक्ष्य में उनको सम्मान देने के लिए इस गैलरी में फ़ोटो लगाए जाएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, उन्हें रोकने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, तो इनके बारे में बताया जाएगा जनरेशन को। 1947 में जिनकी वजह से आज़ादी मिली, ऐसे रिवॉल्यूशनरीज़ के सारे फ़ोटो लगाए जाएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा, उनके बारे में, बर्थ के बारे में, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे उन्होंने मूवमेंट चलाए, कैसे कैसे उन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडिया लेके आए, मूवमेंट कैसे स्प्रेड किए, इंडियन नेशनल आर्मी का क्या योगदान था, कैसे बनी थी, नेशनल मूवमेंट में कैसे योगदान थे इंडियन नेशनल आर्मी के, नवल म्यूटनी के क्या कंट्रीब्यूशन थे। तो जितनी भी इनके बारे में जानकारी है सारी उपलब्ध होगी इस नेशनल गैलरी में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाई एस। प्रीलिम्स और आपका जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये फ्लाई एस। रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने एक डायरेक्शन इशू की है। किसके लिए? कंपनी के लिए। एक कंपनी है, कोल फायर पावर प्लांट है, पावर प्लांट। पावर प्लांट का मतलब बिजली बनाने वाले प्लांट हैं, कंपनी है जिसमें कोयला यूज होता है। कहाँ पे है ये? नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है नागपुर। नागपुर में जो ये पावर प्लांट है, इनका नाम है कोराडी और खापरखेड़ा। जो ये प्लांट है इनमें कोल यूज होता है, कोयला, इसकी वजह से फ्लाई ऐश निकलती है। तो इन प्लांट को ये डायरेक्शन दी है कि जो फ्लाई ऐश निकलती है ना,
कोयला यूज करने से, उसको आप 100% यूज करो, यूटिलाइजेशन करो। यूटिलाइजेशन मतलब यूज करो, प्रयोग करो। ये क्या है, फ्लाई ऐश इस तरह की होती है भाई साहब, जैसे मान लो सीमेंट की तरह दिखाई देती है। ये मान लो ये फ्लाई ऐश, अगर ये बहुत हल्की होती है, हवा हल्की सी हवा चले तो उड़ जाएगी हवा में, और हवा में उड़ती रहेगी धूल की तरह, आपको दिखाई भी नहीं देगी, नाक वगैरह में, फेफड़ों में घुस जाएगी। इसकी वजह से बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ वगैरह, अस्थमा वगैरह, बहुत सारी बीमारी, ये इससे नुकसान है। तो इससे जो पावर प्लांट से ये फ्लाई ऐश जो निकल रही है, इसको 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं ये पावर प्लांट, तो इनको ही ये डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। फ्लाई ऐश क्या हो गई, इसको फ्लाई ऐश को फ्लू ऐश के नाम से भी जानते हैं, या पल्वेराइज्ड फ्यूल ऐश के नाम से भी जानते हैं। कोल कंबसन प्रोडक्ट है, कोल जब जलाया जाता है तो उसका अवशेष बचता है फ्लाई ऐश। क्या क्या है फ्लाई ऐश में, देखो फ्लाई ऐश में फ्लू गैस भी होती है जो उड़ जाती है, और इसमें देखो बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि फ्लाई ऐश के कंपोनेंट क्या हैं, तो याद रखने हैं इसमें क्या क्या होते हैं, जो आपको सीमेंट की तरह का दिखाया, मिट्टी की तरह का। इसमें देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। इतने सारे इसमें तत्व मिनरल पाए जाते हैं, और भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे देखो इसमें आर्सेनिक पाया जाता है, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज, मरकरी, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, स्टोंटिनियम, थैलियम, वेनेडियम, ये सारे पाए जाते हैं। स्मॉल कंसंट्रेशन में डाइऑक्सिन, पीएएच कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, और अनब्रंट कार्बन भी पाया जाता है, जो पूरी तरह से जलता नहीं है कार्बन, वो भी इसमें पाया जाता है। इससे हेल्थ और इन्वायरमेंटल हजार्ड भी है, नुकसान है पर्यावरण को भी, हेल्थ को भी, क्योंकि देखो इसमें टॉक्सिक हैवी मेटल्स मिलती हैं, हैवी भारी मेटल, जैसे क्रोमियम है, आर्सेनिक है, लीड है, ये मिलता है। अगर ये लोगों के फेफड़ों में चले जाए भाई साहब, तो उनको पॉइजनिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं। रेडिएशन निकलती हैं इससे, बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन, जो वाटर को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, वाटर पॉल्यूशन को भी नुकसान पहुंचा, मतलब वाटर को पॉल्यूटेड कर सकती हैं अगर वाटर पे गिर जाए ये फ्लाई ऐश वगैरह। इन्वायरमेंट को तो इफेक्ट पहुंचा ही सकती हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट को या फिर क्रॉप यील्ड को ये कम कर सकती है, ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल है, गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ की जगह है, वहाँ पे एक कोल पावर प्लांट बना हुआ है, उससे जो फ्लाई ऐश निकलती है, आसपास का ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रखा है उसकी वजह से। तो फ्लाई ऐश का यूज क्या है, कुछ और तरीके में भी यूज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर बनते हैं, घर बनने में सीमेंट यूज होता है, सीमेंट, तो सीमेंट की जगह इसे यूज किया जा सकता है, पोर्टलैंड सीमेंट की जगह, उसके सब्स्टिट्यूट की जगह। तो इसे कंक्रीट मिक्सचर में यूज किया जा सकता है, जो लेंटर पड़ता है ना घरों वगैरह में, लेंटर पड़ता है, उस कंक्रीट में यूज किया जा सकता है। कहीं पे एम्बैक्टमेंट मतलब बांध वगैरह बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, किसी और एरिया को फिल करने के लिए। सीमेंट क्लिंकर प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, सॉफ्ट सॉइल बनाई जा सकती है इसकी वजह से, सॉइल में मिला के। सब बेस कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, रोड बनाने में यूज हो सकता है इसका, और भी मटेरियल में यूज हो सकता है इसका। एग्रीकल्चर यूज हो सकता है, सॉइल को अमेंडमेंट सुधार करने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, कैटल फीडर में, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर स्टैक्स के लिए यूज हो सकता है, रिवर में जो आइस जो मेल्ट करनी है तो उसके लिए यूज हो सकता है, और रोड पार्किंग स्लॉट में आइस कंट्रोल के लिए यूज हो सकता है। इतने सारे यूज हो सकते हैं इस फ्लाई ऐश के। फ्लाई ऐश के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में जानना है तो इसके लिए जीएस पेपर 3 में लेक्चर बना हुआ है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जाके देख सकते हो, प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 यानी कि आपके इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हो आप।